So the next head of income is, which is income under the head income under the head capital gain. So income under the head capital gain. This is our third head, or this is our third income head. Although in sequences, if I talk about the sequence, it is the fourth head of income. The third head of income, which is a PGPP, which I did not start with. The reason is because the PGPP in the BCom honors and BCom program examination, it is an optional one, but I would definitely cover that the part. But the heads which are compulsory in the examination, from which a separate question will come, तो मैं पहले उन हेड्स को कवर कर रहा हूँ. जो हेड एक ऑप्शनल हेड है, विच इज अ पीजीपीपी, उसको हम इस हेड के बाद या सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के बाद कर पाएंगे. और एक और रीजन है इस हेड को पहले करने का, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इन आवर सिलेबस इट यूज्ड टू बी आईटीआर 2. आईटीआर 2 के लिए जो आपको नॉलेज जरूरी है, आपको नॉलेज जरूरी है डिडक्शंस की, आपको नॉलेज जरूरी है सैलरी हेड की, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन की. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो आपको साथ के साथ में बताता रहूंगा, ठीक है. तो इसलिए जिससे कि आपका आईटीआर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको क्लियर हो, तो उसके लिए हम नेक्स्ट हेड शुरू कर रहे हैं, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है. अब मैं फटाफट बात कर लेता हूँ. यहाँ पर हम कैपिटल गेन की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसी इनकम पर हम टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे. अच्छा, मेरी जस्ट एक मिनट. तो टाइम पे आ जाएगा. आंटी मम्मी ना बहुत गुस्सा होती है पिता में. टाइम पे आ जाती है, ये बताओ हॉस्पिटल गई थी, वो सब पे कर दे. कोई बात नहीं. यार फोन में ना यार मेरे बहुत ज्यादा भारी होता है. मेरे दीदी की भारी होता है. ओके, सो इट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. मेरी वॉइस सबको क्लियर है, अच्छे से आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा बिकॉज मुझे हेडर प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू है कुछ दिनों से, तो आई एम लिटिल स्लो. सो इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, या आप अपने सिस्टम की थोड़ी वॉइस आप बढ़ा लीजिए. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन आई कैन ऑफर एज ऑफ नाउ. तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल गेन इनकम क्या होती है. उससे पहले इम्पोर्टेंट है जानना इसका चार्जिंग सेक्शन, ठीक है. तो मैं चार्जिंग सेक्शन को डिस्कस करूंगा. आई होप हम सबको पता है चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन होता क्या है, राइट? सैलरी के केस में चार्जिंग सेक्शन था. व्हाट वाज द चार्जिंग सेक्शन? 16. 16. Section 15. 15. 15. Section 15 was a charging section. In case of house property, 22. 22. सेक्शन 22. अगर हम ओवरऑल इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन देखें, दिस इज सेक्शन 4, ठीक है. तो इसी तरह से जब हम चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो चार्जिंग सेक्शन इज 45. और आप जैसा जानते भी हैं कि मैं हमेशा चार्जिंग सेक्शन से क्लास की शुरुआत करता हूं, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन आपको एक क्लियर आइडिया देता है अबाउट द टोटल इनकम टैक्स, द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, राइट, कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगाते हैं, ठीक है. तो द चार्जिंग सेक्शन इज एनी इनकम, एनी इनकम
and the income can be, it can be profit, gain. Any income, profit or gain rises from transfer, of what? Transfer of capital assets. Transfer of capital assets. Chargeable, to tax, chargeable to tax under the head, capital gain. Capital gain. In the previous year, in which transfer took place. Now, I'm going to break down this section 45, then we will try to understand the different scenarios. ठीक है? तो जैसे हम हर बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो इसी दिन हम चार्जिंग सेक्शन 45 को भी ब्रेक डाउन करेंगे. तो it says any income, it can be profit as well as gain, arises from transfer of capital gain. यानी कि किसी भी कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर करने पर आपको कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ, वो चार्जेबल है किसके लिए? टैक्स के लिए. अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा. और किस ईयर में? इन द प्रीवियस ईयर. किस ईयर में चार्जेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. आर गेटिंग माय पॉइंट? इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. तो हमें इस सेक्शन से काफी सारी चीजें समझ आएंगी अब. तो एक बार हम देख लेते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर देयर इन दिस डेफिनेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द प्रॉफिट एंड गेन. ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि कोई भी इनकम विच कैन बी प्रॉफिट और गेन ट्रांसफर से. किसके? कैपिटल गेन के, कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से. कब? प्रीवियस ईयर में. when transfer took place. In which transfer took place. Now we will try to understand it completely. Now तो वन बाय वन जब हम बात करते हैं कि कोई कैपिटल एसेट है, कोई कैपिटल एसेट है, ठीक है, एसेट्स, कोई कैपिटल एसेट्स है, उसका आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया. ठीक है? अब आप पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज दिस कैपिटल एसेट? नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा इसको सेक्शन 10, सेक्शन 2 14 में. आई होप यू रिमेंबर सेक्शन 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 जैसे फ्रॉम द वेरी इनिशियल क्लासेस आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली द सेक्शन 2 सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ठीक है? तो सेक्शन 2 सिग्निफाई करता है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को. तो सेक्शन 2 14 बताता है कि ट्रांसफर होता क्या है. ठीक है? सॉरी, कैपिटल एसेट्स क्या होती है, नॉट ट्रांसफर. व्हाट इज कैपिटल एसेट्स. ठीक है? देन अब आप बोल सकते हैं सर कि ठीक है हमें कैपिटल एसेट्स तो समझ आ जाएगा, सेक्शन 214 रीड करेंगे, बट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? क्या ट्रांसफर का मतलब सेल करना होता है? हाँ, ट्रांसफर का मतलब सेल करना भी होता है, किसी चीज को सेल करना. राइट? आप किसी चीज को बेचते हैं तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है. बट सर अगर कोई एक हाईवे निकल रहा है और हाईवे निकलने के लिए गवर्नमेंट को कुछ जमीन चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली हाईवे ऊपर तो नहीं बनेगा ना, जमीन पे बनेगा. अब गवर्नमेंट आपसे कहेगी भाई हाईवे बनाना है, अब अपनी जमीन दो. आप कहते हैं नहीं देना. गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हम अपने पार्लियामेंट्री बिल्स को इन्वोक करके ये जमीन क्या कर लेंगे? एक्वायर कर लेंगे, विच इज नोन एज द कंपल्सरी एक्विजिशन. वो कर लिया तो क्या है? ट्रांसफर है. बिल्कुल ट्रांसफर है. इसी तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं. यानी ट्रांसफर इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. Transfer does not it is just doesn't mean that transfer includes sales only. No,
ट्रांसफर में काफी सारी चीजें आती है, जिसमें कंपल्सरी एक्विजिशन भी आता है, इसमें एसेट्स का कन्वर्जन भी आता है, ठीक है। तो वो अभी हमारा एक इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एज ऑफ नाउ कि ट्रांसफर क्या होता है, और इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो ट्रांसफर भी हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में देखेंगे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट सेक्शन, टू है, सब सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जस्ट आई स्किप दिस पार्ट, कोई मैं इसको बाद में बता दूंगा। तो कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, ठीक है, एंड द ट्रांसफर मस्ट रिजल्ट इन प्रॉफिट्स और गेन, ठीक है, या तो प्रॉफिट है या आपको गेन है। एंड नाउ द नेचर ऑफ दिस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन की बात की गई है, क्या ये प्रॉफिट पॉजिटिव ही होना जरूरी है तभी चार्जेबल होगा, यानी प्रॉफिट इट शुड बी इन द पॉजिटिव नंबर्स? यस, इट शुड बी इन द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट, देखिए दो तरह के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो पॉजिटिव प्रॉफिट हो सकता है यानी जब आपको फायदा हुआ हो, एंड द वन प्रॉफिट विच इज द नेगेटिव प्रॉफिट, जब आपको नुकसान हुआ हो। तो ये जब हम प्रॉफिट एंड गेन्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, द प्रॉफिट्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, ठीक है, जो सेक्शंस के हिसाब से ट्रांसफर है, जो सेक्शन के हिसाब से कैपिटल एसेट थी, और मुझे उस पे हुआ नुकसान, मुझे उस पे हुआ लॉस, तो क्या उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा? देखो, इट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू पे टैक्स ऑन इट, इट सिंपली मीन दैट that negative income is chargeable to tax. It means that negative income will be considered for taxation purposes, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, उससे नुकसान हुआ, यानी नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, और एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, उससे मुझे प्रॉफिट्स हुए, पॉजिटिव प्रॉफिट्स हुए। तो मैं इनको तभी तो सेट ऑफ कर पाऊंगा ना, जब मैं नेगेटिव को भी कंसीडर करूंगा कि हाँ, नेगेटिव ट्रांसफर भी कुछ होता है, नेगेटिव प्रॉफिट्स भी कुछ होते हैं। अदरवाइज आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू सेट इट डाउन, और सेट मैं इनको सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इसलिए जो प्रॉफिट एंड गेन्स का जो एक्सप्रेशन है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रॉफिट्स, ठीक है क्लास? Yes, sir. Sir, could you add Pragya and Tanya? They were trying to join. या एक सर और अभिषेक भी है सर, हम्म अभिषेक भी है सर, उसको भी ज्वाइन करना है। अरे वो गलती से वो हो गया, उनसे बोलो क्लास में टाइम पर आया करें, ठीक है, क्लास का एक ओके टाइम। सर, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए लेट आया सर। अब वो फिर चला गया। पता नहीं सर, अभी उसका मैसेज आया था। You cannot switch the screen every time. Now the profit, they're the positive as well as negative, जैसे मैंने बताया। हाँ, ट्रांसफर है, I just remember, ट्रांसफर is section 47. 247, right? Transfer is given under section 247. Capital asset is given under 14. तो यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या बात करनी है कि ट्रांसफर जो होगा वो किसका होगा? कैपिटल एसेट का होगा। उससे होने वाला प्रॉफिट और गेन वो चार्जेबल होगा। अब किस बेसिस पर होगा? ड्यू बेसिस पर होगा या पे बेसिस पर होगा? ड्यू बेसिस पर होगा या पे? व्हाट डज इट मीन दिस ड्यू बेसिस या पे बेसिस या पेड बेसिस? देखो, ये चार्जिंग सेक्शन ही आपको क्लियर कर रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक कैपिटल एसेट थी, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी एसेट एज अ कैपिटल एसेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई हैड अ कैपिटल एसेट, यानी जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के हिसाब से फिट बैठती थी कैपिटल एसेट, वो मेरे पास थी। मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया, मुझे प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी था, मान लीजिए मुझे पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ, मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट्स हुए। अब लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ, इसका पैसा मुझे नहीं मिला, पेमेंट ही नहीं हुई, सारे ट्रांजेक्शन्स हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, सब कुछ हो गया, बट आई डिड नॉट गेट द इंटायर अमाउंट, और हो सकता है आई गॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, और इट कुड बी द पार्ट ऑफ इट, और आई हैवंट गॉट इवन अ सिंगल रुपी ऑफ दैट ट्रांसफर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई मुझे पेमेंट तो हुई नहीं है, ठीक है, मुझे पेमेंट तो हुई नहीं है, तो मैं क्यों टैक्स दूं? नहीं, आप इस लाइन को अगर ढंग से पढ़ें, इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल ट्रांसफर होगा, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा, उस साल में ही आपको क्या करना है, इन दैट ईयर ओनली आपको क्या करना है,
आपको टैक्स देना होगा, यानी कि in the relevant previous year if the transfer took place, doesn't matter whether you have got the payment or not, you have to pay taxes in the next, I mean you have to pay your tax liability according to that relevant previous year. समझ आया आपको? सबको क्लियर है? It is on due basis. ठीक है? Yes class? Yes, sir. ठीक है? तो हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रांसफर होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, एंड वी ऑल नो इन आवर केस द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज व्हाट 2000, व्हाट इज इट 2000 2020 2021 is a relevant previous year. I hope charging section 45 हमें अच्छे से क्लियर है. कोई प्रॉब्लम? बताइए. बताइए. Everyone. Yes, sir. Okay, clear. अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिए आप. Just give me a minute. Okay, hello, am I audible? Hello. So you're audible, but your voice is very low. Yes, sir. अब सही आ रही है? हेलो. Yes, अब ठीक है. ठीक है सर. ओके फाइन. तो हमें चार्जिंग सेक्शन समझ आया. अब हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस की, यानी अब वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द कैपिटल एसेट्स. व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स, हम उसको समझेंगे. मैं स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल गेन, आई विल बी लिटिल फास्टर थोड़ा सा इसे कराने में, क्योंकि गिवन द टाइम वी हैव अ वेरी लेस टाइम पीरियड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. देयरफॉर मैं थोड़ा सा स्पीड में रहूंगा, तो आपको कुछ चीजें यहाँ से करने के बाद इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप घर जाकर भी, आई मीन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब आप उस चीज को एक बार दोबारा देखें. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कैपिटल एसेट्स. सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल एसेट्स को समझना, क्योंकि जिसका ट्रांसफर होना है वो कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए. ठीक है? जिसका ट्रांसफर होना है वो कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है. ठीक है? अगर जिसका ट्रांसफर किया, मान लीजिए मेरे पास मेरी जींस है, मेरी शर्ट्स है, ठीक है, मैं अगर उनका ट्रांसफर कर दूं, हो सकता है मैं बेच दूं उन शर्ट्स को. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने एक एसेट का ट्रांसफर किया, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंस इज दैट एसेट मस्ट बी कैपिटल एसेट. अगर मेरी शर्ट एक एसेट है, कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर मैं करूं, तो उस केस में ही उसकी चार्जेबिलिटी देखी जाएगी कैपिटल गेन में, अदरवाइज वो नहीं देखी जाएगी. मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है, इफ आई ट्रांसफर इट, राइट, तो क्या वो गोल्ड कॉइन कैपिटल एसेट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जानना. इन सेम वे अगर मेरे पास एक चांदी का ग्लास है, सोने का ग्लास है, सोने की थाली है, एक फर्नीचर है, इफ आई ट्रांसफर द फर्नीचर, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो फर्नीचर एक कैपिटल एसेट था. ट्रांसफर तो हमें सबको समझ आया, मैं सेल कर रहा हूँ. अभी हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड this transfer in a sale point of view only. I mean we are just consider the transfer as sales, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सेल्स वाले केस ही देखने हैं, हमें अमेलगमेशन के केसेस नहीं देखने, ना ही हमें कंपल्सरी एक्विजिशन देखना है. बट आई विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है? मैं बताऊंगा बट इन शॉर्ट. ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ आया होगा. जब तक मुझे ये ना पता लग जाए कि व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स, मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, मेरे लिए ये रीजनेबल नहीं होगा कहना कि वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा.
यस क्लास, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल एसेट्स होती क्या है। तो इट सेज कैपिटल एसेट आर द प्रॉपर्टीज, कैपिटल एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, property of any kind, of property of any kind, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो। अब प्रॉपर्टी कैसी कैसी हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी कैसी कैसी हो सकती है उसके बारे में हम बात करें। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और immovable, property can be movable or immovable, the property can be movable or immovable, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। and it has to be owned by the SSE, it has to be owned by the SSE, ये जरूरी है कि SSE उसे ओन करता हो, उसका मालिक हो SSE, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल और इमूवेबल, it has to be owned by the SSE, owned by the SSE, किस लिए? it is used for, it is used for business purposes, ध्यान से सुनना, it is used for business purposes, मैं आपको इसमें डिफरेंस समझाऊंगा, what does it mean by business purposes, business purposes, so property of any kind, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, सीधी सी बात है, मूवेबल एंड इमूवेबल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एट इमूवेबल और सॉरी एंड इंटेंजिबल और टेंजिबल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या हो, मूवेबल, इमूवेबल, इट हैज टू बी ओन बाय द एसएससी, यानी एसएससी उसे ओन करता हो प्रीवियस ईयर में या इससे पहले वाले ईयर्स में भी। इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, या वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज हुई हो या फिर वो यूज हुई हो इसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, इसके लिए पर्सनल यूज के लिए विद स्टार, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। ये ऐसी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होंगी, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस? आप ऐसे तो सब कुछ उठाकर देख लो, आपके घर में जो आपका एक टी शर्ट होता है, पुराना टी शर्ट भी इस हिसाब से फिट बैठेगा ना भाई, मूवेबल इमूवेबल में आता है वो, ऑन बाय आप उसे ऑन करते हैं, आप उसे पर्सनल यूज के लिए यूज करें या बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करें, आपका पुराना टी शर्ट, आपके पुराने सॉक्स या आपके जीन्स, आपकी शर्ट्स, आपकी रफ नोटबुक, आपके पास जो भी कोई भी चीज है, वो सारी चीजें, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारी चीजें इस डेफिनेशन के हिसाब से, एज पर दिस डेफिनेशन, दे आर ऑल द कैपिटल एसेट्स, यस और नो? ऐसा लग रहा है ना देखने में? तो Yes, sir. राइट, तो सब कुछ कैपिटल एसेट्स हो सकता है, क्या ऐसा है? आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट अभी हम पहले तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। नाउ द न्यू पार्ट, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो हम सेकंड ईयर में सिर्फ यहाँ तक पढ़ते थे और आगे जाते थे, लेकिन इन फ्रॉम 2015-16 द न्यू थिंग इज इंसर्टेड अंडर द कैपिटल एसेट्स कैटेगरी, यानी कैपिटल एसेट्स में अब एक नई चीज को भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, जिसे बिफोर 2015-16 इट वाज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। वो क्या होती है? हम बात कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs जिसे कहा जाता है, FIIs। जो FIIs होते हैं ना, FIIs basically they are the foreign institutional investors. What they do, they directly invest their money in the different countries, foreign exchange, यानी कि उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में they directly put their investment. Basically, as per the Indian government definition, what is a foreign institutional investment? किसी कंपनी में किसी एक 10% तक का जो स्टेक होता है, that 10 up till 10% stake is known as a foreign institutional investment, FIIs इसे कहा जाता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कोई, उसके पास कोई सिक्योरिटीज हैं, क्या है? सिक्योरिटीज, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम, यानी एनी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की किसी भी तरह की, एनी इन्वेस्टमेंट यानी उनके सिक्योरिटीज, एनी इन्वेस्टमेंट
made by them, made by them, made by them. कोई भी उन्होंने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस में होगी, सिक्योरिटीज में होगी. सिक्योरिटीज कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी डिबेंचर्स, दे कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स, दे कैन बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे कैन बी इक्विटी शेयर्स, राइट, जो सिक्योरिटीज में आएगा. एनी इन्वेस्टमेंट मेड में, एनी का मतलब दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी, राइट, ब्रॉड कैटेगरी में जो स्टॉक एक्सचेंज पे के थ्रू हुआ होगा. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम, इसको भी इसको भी क्या कहा जाएगा, फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड. 2015-16 के बाद से अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा. ठीक है, उससे पहले नहीं होता था. ठीक, विथ फॉलोइंग, with the given rules, prescribed by सेबी, यानी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको कंसीडर किया जाए. तो कैपिटल एसेट्स क्या हैं, अगर थर्ड पॉइंट छोड़ दें तो हमें बाकी सब समझ आता है. अभी तक कैपिटल एसेट्स समझ आता है कि सब कुछ, अभी तक सब कुछ जितना कुछ भी है, मेरे हाथ में अभी मेरा अभी पेन है, और मेरे पास रफ नोटबुक है, मेरी टेबल पर अभी एक क्या है, मोबाइल फोन रखा है, और क्या रखा है, डिफरेंट, मेरी वॉच रखी है, कुछ मास्क भी पड़ा हुआ है मेरा, और अब अलग अलग चीजें रखी हुई हैं. तो क्या वो कैपिटल एसेट्स हैं? सर, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो कैपिटल एसेट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की, मूवेबल हो या इमूवेबल हो. मैं इसे ओन करता हूँ, यस. मैं 5 रुपए का मास्क खरीद के लाया हूँ तो मैं इसे ओन करता हूँ. ठीक है, ट्रांसफर उसका अगर मैं करूंगा, मैं इसको अब बेचने जाऊंगा तो ये कैपिटल एसेट्स होगी, इसकी ट्रांसफर, तो ये कैपिटल गेन बनना चाहिए, मेक सेंस, राइट. लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली. कैपिटल एसेट्स को हमने बता तो दिया कि इतना ब्रॉड इसकी डेफिनेशन लगती है देखने पर कि सब कुछ कवर हो जाएगा, एंड साथ में ये भी कह दिया गया कि इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पसेस. देखो, बिजनेस पर्पसेस के लिए कोई चीज यूज होना और बिजनेस में एज एन इन्वेंट्री होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग. मैं इसको एक आगे एग्जांपल के साथ बताऊंगा. तो आप उसे या तो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं या उसे पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं. ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं उस लैपटॉप का यूज करता हूँ अपने कस्टमर्स को डिफरेंट, I'll give you this example in later stage. I hope it makes sense कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ फिलहाल, राइट. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स की. ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स तो पता लगा, और इफ वी गो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये भी हमें समझ आया था कैपिटल एसेट्स आर वेरी ब्रॉड. बट साथ में एक डिस्क्लेमर भी दे दिया हमें. हमें ये बताया गया कि देखो, ऐसा मत करना कि हर किसी चीज को आप करना, आप मतलब इतना पढ़ने के बाद आप हो सकता है कि अपनी पुरानी टी शर्ट को अपने फ्रेंड को भेज दो. 500 रुपए की पुरानी टी शर्ट, आई मीन नई टी शर्ट थी, जब पूरा 500 रुपए की ली थी, 50 रुपए में बेच दिया, आप बोलेंगे 450 का लॉस हो गया. गवर्नमेंट से बोलोगे लाओ मेरा लॉस सेट ऑफ करो. भाई, इफ यू रीड द कैपिटल एसेट डेफिनेशन अप टिल सेकंड 1 and 2 पॉइंट, आप तो यही कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? बताइए. आप अपने पुराने टीवी को ले गए, अपने पुराने मोबाइल फोन को ले गए, अपने फ्रेंड को बेच दिया, 10,000 का लिया था, 3,000 में बेच दिया. अब गवर्नमेंट से बोलोगे 7,000 का लॉस हुआ है, लाओ हमारा लॉस सेट ऑफ करो. ठीक है, तो इसलिए कैपिटल एसेट्स, मैं थोड़ा सा आपको काफी सारे इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ. ठीक है, आगे हम चलते हैं. ओके, हटा दूं स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, ओके फाइन. हाँ, नेक्स्ट. ऐसे हटाते नहीं है अभी, इसको न्यू स्क्रीन ले लेते हैं. अरे,
नाउ द गवर्नमेंट सेड कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा नहीं कि आप हर चीज को आप कैपिटल एसेट्स मानने लग जाओ और हमारे पास लॉस अपने सेट ऑफ कराते रहो। गवर्नमेंट यानी काफी गवर्नमेंट दे हैव made the exemption in a such a way that should be liable government should liable for less losses। कैसे, मैं बताऊंगा। एक्सेप्शन केसेस की बात कर रहे हैं, उन 3 पॉइंट्स के बाद एक्सेप्शन से कंटिन्यू कर रहे हैं कि किन किन को आप कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट केसेस वेयर those transactions cannot be considered as capital assets। ठीक है, तो पहली चीज गवर्नमेंट ने कहा स्टॉक इन ट्रेड। क्या? स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है? एक सेकेंड। ओके, तो स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है? कोई मुझे बता सकता है स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? Inventory. इन्वेंट्रीज। सर जो स्टॉक हैंड केप्ट इन हैंड होता है। यानी जो स्टॉक, यानी वो सामान जो बिकने के लिए तैयार है ना? ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड इज इन्वेंट्री, ठीक है, जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सीधी सी बात कही, क्या कही कि भाई जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, जो आप बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, वो बिजनेस में जो आप स्टॉक इन ट्रेड यूज करते हैं, इन्वेंट्रीज यूज करते हैं, आप उनको भी तो ट्रांसफर करेंगे, राइट? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लैपटॉप वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शोरूम है एंड आई ओन द शोरूम। मैं उस शोरूम को ओन करता हूँ, ठीक है, एंड द टोटल इन्वेंट्रीज आई हैव द 101। टोटल मेरे पास 101 लैपटॉप है। 101 का शगुन लग रहा है, बट मान लेते हैं 101 लैपटॉप है, ठीक है। आउट ऑफ विच द 100 लैपटॉप्स दे आर फॉर सेल्स, ठीक है, दे आर फॉर सेल्स के लिए, ठीक है। एंड द वन लैपटॉप विच आई यूज राइट, एक लैपटॉप को डिस्प्ले के लिए यूज कर लेता हूँ, या एक लैपटॉप में अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा ना, ठीक है। मैं एक का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता हूँ, एक लैपटॉप में जो भी मेरी सेल्स एंड परचेज होती है वो सारी की सारी उस लैपटॉप में मैं उसकी इंफॉर्मेशन रखता हूँ। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट हियर? द पॉइंट इज, अब 100 जो मैंने सेल्स करने के लिए रखे और एक मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रखा, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे? ये जो 100 लैपटॉप्स हैं, अब मैं इनको सेल करूंगा ना, तो क्वेश्चन इज अगर मैं इनको सेल्स कर दूं और अगर ये कैपिटल एसेट मानी जाए तो मुझे उन पे कैपिटल गेन होगा, मुझे उस पे टैक्स जो मैं दूंगा वो कैपिटल गेन हेड में देना होगा। यस और नो? यस और नो क्लास? Yes, sir. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है देखिए जो इन्वेंट्री है ना, जो आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए रखी है, यानी वो जिनको इन्वेंट्री हम कह रहे हैं उनको हम कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। सिंस इफ दे आर नॉट द कैपिटल एसेट्स, तो उनके ट्रांसफर करने पर भी उसका टैक्स आपका कैपिटल हेड में नहीं लगेगा, कैपिटल गेन हेड में नहीं लगेगा। एम आई क्लियर इनफ? यस? Yes, sir. Can you सर please समझ नहीं आया, अच्छा, क्या नहीं आया बताइए? मतलब अभी ये 100 लैपटॉप के बाद आपने क्या बताया, ये समझ नहीं आया। तो हम स्टॉक एंड ट्रेड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन केसेस। द एक्सेप्शन केसेस मीन कि हम उन केसेस की बात कर रहे हैं बच्चे कि किन केसेस में हम डिफरेंट एसेट्स को कैपिटल एसेट्स कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगा जो बिजनेस में जो इन्वेंट्री यूज होती है, जो बेचने के लिए खरीदने के लिए जो तैयार सामान होता है, वो इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं, वो कैपिटल एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन कि 100 लैपटॉप्स एंड एक लैपटॉप जो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ये जो 100 लैपटॉप्स आप यूज कर रहे हैं ना, ये सेल्स कर रहे हैं, ये आपकी इन्वेंट्री है या नहीं? खुशी, इन्वेंट्री है ना, आपका स्टॉक है ना? यस सर। Yes, sir. एसेट नहीं मानना चाहिए बिकॉज एक्सेप्शन केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर वन लैपटॉप जो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? देखिए, नाउ इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन, ये क्या कहती थी? आपकी कोई भी एसेट्स मूवेबल
या हो इमूवेबल, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, जिसे आप ओन करते हैं। इट इज यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो एक लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, दिस वन पर्टिकुलर लैपटॉप, yes or no? Yes, sir. यस सर। तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा, इसे कैपिटल एसेट माना जा सकता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कि स्टॉक इन ट्रेड जितना भी होगा, जो भी इन्वेंट्री होती है, जो भी सामान होता है, उसे आप कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। एंड इट मेक सेंस। आप जो बेचने खरीदने का काम करेंगे, आप कुछ बेच रहे हैं, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, राइट? नॉर्मली इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी सेक्शन 28। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगा। द फर्स्ट क्लैरिटी, आई होप द फर्स्ट क्लैरिटी इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन। अब हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं, सेकंड एक्सेप्शन केस, कि किन किन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो, ऐसे तो आप हर कुछ कैपिटल एसेट्स मान लोगे, तो अब हम बता रहे हैं कि किसे कैपिटल एसेट नहीं मानोगे। गवर्नमेंट ने कहा देखो, जो आपके पर्सनल एसेट्स है ना, पर्सनल एसेट्स विच आर पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स, आप उनको भी कैपिटल एसेट्स मत मान लेना। मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका फर्नीचर, ठीक है, आपका टीवी, आपके कपड़े, आपने अगर बलियान मतलब वेस्ट, बॉयज जैसे वी वेयर टी शर्ट, आपके जूते, आपकी बेल्ट, आपका मोबाइल फोन, ठीक है, गलती से भी इन्हें आप ना क्या मत मान लेना, कैपिटल एसेट्स मत मान लेना। ठीक है, समझ आया? आपका स्कूटर, आपकी कार, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज they cannot be treated as what, capital assets। एक्सेप्शन केस का सेकंड पार्ट, कि पर्सनल एसेट्स को, पर्सनल इफेक्ट्स को क्या नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, Capital asset. कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। अगर आपने मान लिया, देखो इमेजिन करो, आप मान लो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हैं ना, वो भी हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे, मान लो। अब एक बात बताओ, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपने एक टी शर्ट बाय की 500 रुपीज की, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक साल के बाद उसे 500 से ज्यादा की बेच दोगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? or do you think that there would be some possibilities that you can sell it for more than 500 rupees after a year? No, sir. Least likely, right? आपने अपने मोजे खरीद लिए, 50 रुपए के खरीदे, आप सोचेंगे इसे 500 रुपए में बेचेंगे एक साल के बाद, नहीं होता ना, बेचता भी नहीं है कोई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखो कितनी चालाकी की। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी चीज हम पर्सनल एसेट्स इनको कैपिटल एसेट्स मानेंगे, तो लोग क्या करेंगे, 500 की बाय करेंगे और ऑब्वियसली मार्केट में वो 50 रुपए में या 10 रुपए में बेच देंगे, और कहेंगे देखो हमें 490 रुपए का लॉस हो गया। सिंस दिस वेस्ट बलियान जो था या आपकी टी शर्ट थी, वो कैपिटल एसेट गवर्नमेंट मान रही है, तो उसका ट्रांसफर आपने कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका कैपिटल लॉस हो गया। और आप बोलोगे गवर्नमेंट से लो, इस लॉस को आप सेट ऑफ करवाओ, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स का नुकसान होगा ना, या नहीं होगा? बताओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, होगा ना, sir. मेक सेंस। मोबाइल फोन खरीदा 10,000 का, शॉप से जैसे ही नीचे उतरे, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, एंड यू आर लाइक यार खरीद लिया, अब तो आपने अपने दोस्त को बुलाया कि 9,000 में लेगा। ऐसे ही होता है ना भाई, एक दिन के अंदर अंदर प्राइसेस कम हो गए, आपने बोला ठीक है लो 9,000 का ले लो। आप गवर्नमेंट के पास गए, मुझे 1,000 का नुकसान हो गया, दिस इज द कैपिटल लॉस। ठीक है, अब ये जो कैपिटल लॉस है ना, गवर्नमेंट से बोलूंगा इसे सेट ऑफ करवाओ इसका लॉस। ऑब्वियसली तो पॉजिटिव इनकम से वो सेट ऑफ होगा, राइट? गवर्नमेंट की टैक्स लाइबिलिटी, जो आप गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दे सकते थे, कम देंगे। गवर्नमेंट इन सब सब्जेक्टों से जहां से टैक्स मिलने वाला ही नहीं है, जहां से गवर्नमेंट को टैक्स मिलने ही वाला नहीं है, गवर्नमेंट ने उन्हें बोल ही दिया कि उनको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे, बात खत्म। यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो पर्सनल एसेट्स है ना, उनको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो दिस इज द केस। ठीक है, अब ठीक है,
मैंने एक रिंग बाय की, मैंने वेडिंग रिंग बाय की 40,000 की, ठीक है, मैंने रख लिया, ठीक है, और अब मैंने उसको रख लिया और अब मैं उसे सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ सालों के बाद हो गया उसका प्राइस अराउंड 60,000, ठीक है, मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो क्या इस पे गवर्नमेंट अब टैक्स लगा देगी? बताओ। Yes, No. sir. Yes, sir. क्यों लगा देगी जब कैपिटल एसेट्स मान ही नहीं, तो पर्सनल इफेक्ट है ना, ये भी तो पर्सनल एसेट्स है, यस और नो? Sir, but इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है हमें। प्रॉफिट बचे, प्रॉफिट नुकसान से क्या फर्क पड़ता है? द एसेट हैज टू बी कैपिटल एसेट्स फर्स्ट, यस और नो? तो आपकी जो गोल्ड गोल्ड की रिंग है, जो रिंग है आपकी गोल्ड रिंग है, तो वो भी तो पर्सनल इफेक्ट हुआ ना, क्या नहीं हुआ? ये भी तो पर्सनल इफेक्ट है या नहीं है, बताइए। Sir, है। है? नो सर। क्यों नहीं है ये पर्सनल इफेक्ट, क्यों नहीं है ये? सर क्योंकि ये सब जो रिंग्स होती हैं वो सब लाइक गोल्ड की होती हैं, तो वो तो प्रेशियस मटेरियल में हम्म, पर्सनल एसेट होगा सर, बट शायद इंक्लूड भी हो। एग्जैक्टली Sir, वही। gold is used for investment purpose also. यस, देखिए, वैसे तो रिंग होना चाहिए, ज्वेलरी होना चाहिए पर्सनल इफेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखो क्या कर दिया कि जिन चीजों की ये जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, प्रेशियस मेटल्स होती हैं, उनको बोल दिया कि हम उनको उनको पर्सनल एसेट्स नहीं मानेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? गोल्ड रिंग, आपकी ज्वेलरी, आपका गोल्डेड फर्नीचर, राइट, या इफ आई टॉक अबाउट ड्राइंग्स, राइट, द वर्क ऑफ स्पेशल आर्ट्स, ठीक है, एक पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, इट हैज अ वेरी हाई वैल्यू इन द मार्केट, राइट। अब पर्सनल इफेक्ट, इट कैन बी पर्सनल इफेक्ट, ठीक है भाई, मेरे घर में पेंटिंग लगी हुई है, नॉर्मल पेंटिंग को तो गवर्नमेंट नहीं मान रही कि नॉर्मल पेंटिंग 500 रुपए में खरीदी थी, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं ये पर्सनल एसेट्स नहीं है, लेकिन जो एक नामी गिरामी एक किसी पेंटर ने पेंटिंग बना दी, राइट, वो बेचोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं ये एक्सेप्शन केस में आ जाएगा। आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? आर गेटिंग क्लास? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी Yes, कि sir. पर्सनल इफेक्ट्स में या पर्सनल एसेट्स में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरह से गवर्नमेंट दे हैव मेड अ फ्यू चेंजेस कि किसे पर्सनल एसेट्स मानेंगे किसे नहीं मानेंगे उसके बारे में भी बताया। इज दैट क्लियर? यस, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो हमें समझ आया पर्सनल एसेट्स एंड द पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स बेसिकली दे आर नॉट कंसीडर्ड एज व्हाट, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज व्हाट, कैपिटल एसेट्स, लेकिन एक्सेप्शन, इसके भी एक्सेप्शन केस आ गए। एक्सेप्शन केसेस क्या आ गए? आपकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, द ज्वेलरी, इफ आई टॉक अबाउट ज्वेलरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो एंटीक चीजें होती हैं जैसे घर में होती हैं कभी कभार बहुत पुरानी, तो उनको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड यस करेंगे? एग्जैक्टली, उसे भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ जी। लेकिन आप कोई ऐसी कुछ 50 रुपए 100 रुपए की कोई ऐसी चीज ले आए, उसे रख दें, गवर्नमेंट उसे नहीं मानेगी, ठीक है, उसे पर्सनल एसेट्स ही मानेगी, पर्सनल इफेक्ट्स ही मानेगी, एंड दे वोंट कंसीडर एज कैपिटल एसेट्स, नहीं करेंगे उसे, ठीक है। तो ज्वेलरी हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग्स, स्पेशल आर्ट की बात, और भी काफी चीजें, कॉइन्स हो गए, एंटीक पीसेस हो गए, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन की हम बात कर सकते हैं, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, राइट, और भी काफी सारी चीजें, ठीक है। उस केसेस में गवर्नमेंट बदल जाएगी एंड दे विल से कि ये पर्सनल एसेट्स नहीं, ये कैपिटल एसेट्स हैं, दे आर कैपिटल एसेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना इनकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, there are higher possibilities and you will have more incomes, you will have capital gain, उस पे टैक्स गवर्नमेंट को फिर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से समझो, ठीक है। am I clear class? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आपके पास एक फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर कैसा होता है? लकड़ी का होता है, अच्छी से अच्छी लकड़ी का होगा, ठीक है। आपके पास एक फर्नीचर है, कुछ इस तरह का एक फर्नीचर है, ठीक है, कुछ इस तरह का एक फर्नीचर, कुछ ऐसा, ठीक है। आप इस पे स्टडी करते हैं, दिन रात आप पढ़ते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, आपकी स्टडी टेबल एक तरह की,
तो ये फर्नीचर क्या कैपिटल एसेट है या नहीं है, बताइए। नो सर। नहीं। एक दिन आपने क्या किया, इसके ऊपर गोल्ड का काम करवा लिया, गोल्ड की पॉलिश करवा ली सारे फर्नीचर पे। अभी कुछ ऐसा दिख गया गोल्डन कलर का, ठीक है। अब बताइए, क्या ये फर्नीचर फर्नीचर रहा? फर्नीचर फर्नीचर रहा? नो सर, मतलब क्या बना? ये बन गया ज्वेलरी। क्या बन गया? ज्वेलरी। यानी कि ये बन गया आपका कैपिटल एसेट। आपके पास इसी तरह से मोबाइल फोन था, आपने काफी सारी सर ऐसी लेकिन हम इसके बेसिक नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं? बेसिक मतलब नेचर इसमें को आपने ऐसे चेंज किया ना, आपने आपने इस पे प्रेशियस मेटल पर्सनल यूज के लिए वो यूज नहीं होगा फिर, अगर वो गोल्ड चढ़ जाएगा तो। मान लीजिए पर्सनल यूज के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, काफी लोग करते हैं। मान लीजिए किसी का चांदी के बर्तन है, सोने के बर्तन, ठीक है, वो बर्तन नहीं रह जाते, राइट। दे आर नॉट द पर्सनल एसेट्स और इफेक्ट्स एनीमोर, दे आर नाउ द कैपिटल एसेट्स। ज्वेलरी बन जाते हैं। अब ज्वेलरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फर्नीचर को भी पहनेगा, ज्वेलरीज आर डिफरेंट एंड द ऑर्नामेंट्स आर डिफरेंट, यस और नो। तो फर्नीचर इन दिस कैटेगरी इट वुड बी कंसिडर्ड एज ज्वेलरी, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, वी ऑल नो द ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो आई होप द पार्ट इज क्लियर। तो आपके घर के बर्तन, ठीक है, अगर वो प्रेशियस मेटल के हैं तो दे आर नाउ द कैपिटल एसेट्स। घर का फर्नीचर, आपका लैपटॉप, लैपटॉप पर आपने कुछ काम करवा लिया, आपने कुछ हीरे लगवा दिए लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, लगवा दिए, अभी अभी लैपटॉप नहीं रहा, अभी ज्वेलरी बन गया, ठीक है। ये अब कैपिटल एसेट बन गया। आपका मोबाइल फोन, आई होप आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पीपल दोज हु आर इन साउथ साउथ यूएई, दुबई के लोग, वो मतलब द शेख पीपल दोज हु आर लाइक क्रेजी रिच, वो क्या करते हैं, मोबाइल फोन पे अपने करवा लेते हैं काम, ठीक है। जो वो मोबाइल फोन अब मोबाइल फोन थोड़ी रहा, इट इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट एनी मोर, इट इज नाउ व्हाट इट इज, कैपिटल एसेट्स, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लास, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ। फर्नीचर, साड़ी की बात कर लीजिए, साड़ी, अब साड़ी है, ठीक है, साड़ी आपने ली, नॉर्मल साड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल इफेक्ट है, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। बट उस साड़ी में आपने ध्यान से देखा, उसमें जरी का जो काम है वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, ठीक है। आपके पास ऐसे कपड़े हैं जिसमें जरी का काम गोल्ड का है, सिल्वर का है, या दूसरा उसमें डायमंड, डायमंड का काम भी है। अब वो पर्सन इफेक्ट नहीं रहा, वो ज्वेलरी बन गया, ठीक है। नाउ इट हैज बिकम द कैपिटल एसेट। आई होप द आइडिया इज क्लियर क्लास, सबको समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर अभी तक? यस सर। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एसेट बन जाए, ठीक है। तो अब हमें समझ आया कि क्या क्या कैपिटल एसेट्स नहीं होती हैं। द फर्स्ट केस वाज स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट एंड पर्सनल एसेट्स, कैपिटल इफेक्ट नहीं होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये भी लिख देते हमें, बाकी सब कुछ समझ आ जाए। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस, नाउ द थर्ड केस, क्या अब थर्ड चीज कैपिटल एसेट नहीं होगी? द थर्ड थिंग इज agricultural land, agricultural land in India। ये भी बता दिया कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगी, विद कंडीशन दैट एसेट हैज टू बी देयर इन इंडिया, इन रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया की डेफिनेशन दी गई है, ऑल्दो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ इट इज रिटर्न द एग्रीकल्चरल लैंड देयर इज इन रूरल इंडिया, देन इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नहीं माना जाएगा। लेकिन वही अगर एग्रीकल्चरल लैंड किसी अर्बन एरिया में है, देन इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट्स। इट मेक सेंस, अर्बन एरिया की जो लैंड है उसके प्राइस हायर रहते हैं, उस पर टैक्स इंसिडेंट ज्यादा होगा, एंड द गवर्नमेंट विल हैव मोर बेनिफिट ऑन इट, ठीक है। देयरफॉर द एग्रीकल्चरल लैंड इफ इट इज देयर इन रूरल इंडिया, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन दी गई है कि कितना कितना किलोमीटर की रेंज में आप उसे कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज इन रूरल इंडिया और नॉट, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मैं उन चीजों पे टाइम नहीं लगा रहा जो ज्यादा रेलेवेंस की नहीं है, बट फिलहाल के लिए समझने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड अगर इंडिया में है यानी ग्रामीण भारत में है, कैसे,
हमारे गांव वाले भारत में, जिसमें ग्रामीण भारत कहते हैं, उनकी एसेट्स को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। यानी कि आप कहेंगे सर कि अगर किसी गांव में एक रूरल एरिया में एक लैंड है और उसको बेच दिया जाए, उस पर कुछ प्रॉफिट हो, तो क्या कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम में उसका टैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, यस क्लास? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड केस। सर एंड द फोर्थ केस इज, हाँ जी बोलिए। अगर वो अर्बन एरिया में हो तो? अर्बन एरिया में होगा तो इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। ऐसे केसेस आएंगे, हम आगे उनके स्टडी करेंगे। ठीक है, उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट केस इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स बेसिकली ये इसलिए किए गए थे, इसके पीछे रीजन भी है। द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, द गवर्नमेंट दे कम अप विद द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अभी अभी पीछे भी अभी कुछ महीनों पहले आरबीआई दे हैव कम अप विद द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड स्कीम जिसे कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहले गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कहा जाता था। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या होते हैं? मान लीजिए कि मुझे गोल्ड में आई वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना इज लिटिल रिस्कियर, right? Therefore the government they provide as another option of the investment, which is the bonds. क्या 1 ग्राम इक्वलेंट दिस प्राइस, आप उस हिसाब से एक बॉन्ड बाय कर लीजिए। 5 ग्राम का, 10 ग्राम का एक बॉन्ड बाय कर लीजिए, एक पेपर फॉर्म में। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए। अब गोल्ड जैसे जैसे एक फिक्स प्राइस भी होता है, दो तरह की गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं, एक तो टेंडम प्राइस होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो टेंडम में बेसिकली क्या होता है, इफ द गोल्ड प्राइस गोज अप एंड डाउन, तो उसके हिसाब से यू विल गेट द रिटर्न आफ्टर द मेच्योरिटी टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड में क्या होगा, एक सर्टेन प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर अगर गोल्ड प्राइस गया, यू विल हैव मोर बेनिफिट इन टर्म ऑफ गेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी शुरुआत में, कि अगर ऐसे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को अगर कैपिटल एसेट मान लिया जाए, तो जो भी आपको बेनिफिट हुआ गोल्ड को, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को सेल करने पर, that has to be the capital asset, and therefore the tax nature would be under the capital head. Yes or no? Yes or no class? Yes, sir. Right. तो गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफाई किया कि जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, उनमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, उससे कोई होने वाला फायदा, that won't be considered, that won't be the part of this capital asset. उस पे आपको टैक्स नहीं देना है, उस बेनिफिट पार्ट पर। ठीक है, यस क्लास? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड वाला पार्ट क्लियर है? एंड आई बिलीव क्लियर होगा, अगर आप कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो। आई मे यस, आयुषी प्रिया, आयुषी, आयुषी आप क्लास में हैं? यस सर, यस सर, समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। क्या आ रहा है बताओ? सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को कैपिटल एसेट्स ट्रीट नहीं करेंगे, ये बताया आपने। पक्का? गुड, ठीक है। तो आई बिलीव बाकी स्टूडेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं क्लास में। अब एक हो, अब इसमें गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये शुरुआत के गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से, बट उसके बाद गवर्नमेंट दे हैव कम अप विद डिफरेंट गोल्ड डिपॉजिट, लाइक 2015 में गवर्नमेंट की जो स्कीम आई थी, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड स्कीम। ठीक है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, वो सारी स्कीम्स भी अदर स्कीम्स, मैं इसको इन शॉर्ट लिख देता हूँ, अदर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, अदर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, वो भी इसी का पार्ट है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट जीएमएस 2015, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये राइट। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ 1999, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ 1999, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस। यानी कि इन बॉन्ड्स को, द बॉन्ड, द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दे वॉन्ट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट्स ही नहीं होगा, तो इसके बेनिफिट या नुकसान पर जो होने वाला बेनिफिट है, उस पर टैक्स लगेगा कैपिटल गेन में? बताइए, लगना चाहिए? नहीं लगेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो जो क्या भी लास्ट में कहे। हाँ जी बोलिए दिव्या। तो ये लास्ट डिपॉजिट का कहा। इट इज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999,
दे आर द टू स्कीम्स विच आर देयर। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के अलावा जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स जो अलग अलग टाइम में आई थी, 2015 में द एनडीए गवर्नमेंट दे हैड कम अप विद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, और जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है 1999, ये स्पेसिफाई की गई कि ये स्कीम्स भी कैपिटल एसेट का एक एक्सेप्शन है, कि इन्हें कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, यस एक्सक्यूज मी सर। वो बोले। सर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है 2.5%, वो तो टैक्स लगता है उस पे, तो सर वो कैपिटल गेन माना जाता है क्या? नहीं, इंटरेस्ट इज डिफरेंट थिंग बच्चे, इंटरेस्ट अलग बात है। हम यहाँ पे कैपिटल उस बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि आपने बॉन्ड जितने का खरीदा और आपने बॉन्ड कितने में सेल किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट पार्ट। इंटरेस्ट पार्ट तो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल, आई थिंक इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां टैक्सेबल है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पार्ट की कि कितने में खरीदा, कितने में बेचा। वो जो डिफरेंस है कहाँ वो टैक्सेबल होगा। अगर इसे कैपिटल एसेट माना जाता तो डेफिनेटली वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता। यस और नो? राइट। यस सर। ठीक है, तो अब हमें समझ आया, क्या हम सबको क्लियर है कि क्या कैपिटल एसेट माना जाए, क्या कैपिटल एसेट ना माना जाए? यस। Yes, sir. ठीक है, गुड। ओके, यस। बानी, आप क्लास में हो बानी? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। गुड। तो कैपिटल एसेट क्या है, वी गेट टू नो। ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है, ये भी कैपिटल एसेट है। क्या नहीं है वो ये सब है, और उसमें भी क्या है वो ये है। ठीक है, हाँ, ये हम सबको क्लियर है। ओके, फाइन। अच्छा, 2 मिनट का ब्रेक लें फिर शुरू करें। यस सर। ठीक है, तो 2 मिनट का आप ब्रेक ले लो, मैं भी एक दो कुछ सॉन्ग्स सुन लेता हूँ, सो दैट आई कैन लिटिल मोर इनटू लाइक टू टीच यू। तो मैं कुछ सॉन्ग सुन लेता हूँ।
हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके, स्टार्ट करें। हेलो। Yes, Yes. sir. स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ काम होंगे, सो आई विल ट्राई टू रैप अप दिस सेशन विद इन 40 minutes. I need 40 minutes extra for in order to complete the part of which I want to complete in today's class only. तो कुछ चीजें हमें आज देखनी है, वो हम अब कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 45 में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस एवरीवन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्रथम बोलो। सर अगर जैसे एग्रीकल्चर लैंड है पर उसमें मतलब कोई भी एग्रीकल्चर का वर्क नहीं हो रहा है, ऐसी पड़ी है, तो वो भी कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगी? वो इट डजेंट मैटर कि एसेट्स का यूज आप अभी किस चीज के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन इज इम्पोर्टेंट प्रथम, ठीक है, कि वो किस लोकेशन पर है। इवन अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल लैंड एंड यू हैव अ स्टोरेज ऑन दैट एग्रीकल्चरल लैंड, नाउ द पार्ट इज कि अगर आपका ये स्टोरेज हाउस है, उस पर उससे होने वाली इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होती है। तो इसको जब हम एग्रीकल्चर लैंड वाला एक एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट करेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 दिस एग्रीकल्चरल पार्ट, सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जम्पशंस हैं। तो इवन जो स्टोरेज है उससे होने वाली इनकम भी क्या एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्सेबल होगी? आंसर इज प्राइमा फेसी आंसर इज यस, ठीक है। इवन एग्रीकल्चरल लैंड पर जो घास होती है या किसी भी तरह के कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट भी है किसी भी तरह की फसल का, वो भी एग्रीकल्चरल के अंदर ही टैक्सेबल होता है, ठीक है प्रथम। सर अगर कोई जैसे कोई हाईवे वगैरह आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड पे, तो वो भी कैपिटल गेन में नहीं होगा? हाईवे आ जाता है तो अगर वो किसी रूरल जैसे सर एरिया में, कोई भी डेवलपमेंट वर्क आ जाता है गवर्नमेंट का। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका कंपल्सरी एक्विजिशन के केसेस हम देखेंगे, जिसमें जो आपको जितना भी कंपनसेशन मिलता है ना, वट एवर द कंपनसेशन यू गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, वो कंपनसेशन इज लायबल दैट यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट कंपनसेशन पार्ट, ठीक है प्रथम। तो कंपल्सरी ओके। एक्विजिशन है, उसका एक पार्ट है जिसको हम इसका देयर आर द न्यूमेरिकल्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, बट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पिछले 4 सालों से नहीं आए कंपल्सरी एक्विजिशन के। बट जब हम उसे करेंगे, अगर आपकी कोई लैंड है, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, तो उसके कंपनसेशन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। ये क्लियर है, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है ओके, ना। थैंक यू सर। ओके, तो आगे बात करें, आगे चले। यस। देखो इतने ज्यादा आप लोग उदास उदास क्यों हैं? मनेंद्र, मानसवी, लावण्य, खुशी, खुशबू, जयती, हाँ जी। तो सर उदास नहीं है। उदास नहीं फिर आवाज क्यों नहीं आप लोगों की निकलती व्हेन आई कॉल योर नेम? बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनेंद्र। ना कोई दे देता है ना सर आंसर। नहीं तो Yes, आप sir. इफ आई कॉल योर नेम देन यू विल हैव टू आंसर ना, यस और नो, Yes, sir. यस सर। है ना। तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए, आई एम नॉट स्पीकिंग विद दिस स्क्रीन ओनली और जस्ट वन और टू स्टूडेंट्स। तो आप सब थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, यस sir. सर। इफ यू वांट बी, आई हैव माय मेथड्स, ठीक है। फिर आप लोग बाद में खुद ही बोलेंगे सर ये हो गया वो हो गया, एंड प्लीज आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज अभी हमारा सिलेबस पीछे है। तो मैं काफी सारी चीजें नहीं करना चाह रहा कि मैं क्लास में एक तरह का वाइवा, छोटे छोटे वाइवास कंडक्ट कर लूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम चल रहे हैं, इससे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन ले लेते हैं। ओके फाइन। तो ये तो हम सबको तो समझ आपकी आया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? स्क्रीन शेयर नहीं है? नो अरे सर, अभी नहीं है। एक सेकेंड, इज इट नाउ? सर अभी नहीं, कब हो गई सर? हो गई?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे अब हम बात कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कैपिटल एसेट्स क्या है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द टैक्सेशन पर्पस व्हाट आर द कैपिटल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। यानी टैक्सेशन नेचर के लिए हमें जरूरी है देखना कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स की। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो टैक्सेशन पर्पसेस के लिए देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोस कैपिटल एसेट्स। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द कैपिटल एसेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखिए, आपका बेस बनना शुरू हो रहा है और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपिटल गेन इस चैप्टर को आपको बहुत सीरियस लेना है। द रीजन इज दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी वास्ट। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं और उस चेंजिंग के बाद ये चैप्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई डोंट वांट यू पीपल कि अभी आप शुरू की क्लासेस में ध्यान ना दें और बाद में फिर आपको लगे कि ये चैप्टर में हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सीरियसली लें। दिस इज द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इन इनकम टैक्स सिलेबस। इट आई मीन कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इवन द पीजीपीपी पार्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डीयू के सिलेबस के हिसाब से जितना है पार्ट, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। वो तो पीजीपीपी काफी डिफिकल्ट है। तो आपको इस तरह से देखना है कि इस चैप्टर में आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल एसेट्स। दो तरह की कैपिटल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर जो होने वाला गेन या लॉस, ठीक है, उसे कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी। इन शॉर्ट एलटीसीजी। इफ देयर आर द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, बट उन्हें हम शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं। देखेंगे कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, उन्हें कहा जाएगा एसटीसीजी। उन पे होने वाला गेन इज नोन एज एसटीसीजी, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम No, नहीं? sir. No, sir. ठीक है, अब बस ये अगर पता लग जाए कि कैसे डिसाइड किया गया, हाउ डिड वी डिसाइड दैट व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही। यस और नो? यस क्लास? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अब हम बात कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ये आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत कैलकुलेशन कर ली, गलत टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर ली, तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पार्ट इज दिस ओनली टू हाउ टू डिटरमिन द वे दैट वी डिटरमिन द वेदर द एसेट्स, कैपिटल एसेट्स आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। So short-term capital assets, they are the assets. Assets. They are the assets. General rule है, मैं general rule की बात कर रहा हूँ. In general, they are the asset which should not held. Asset should not held by the SSC. Should not held by the SSC. For more than 36 months. 36 months. Immediately preceding the date of transfer. The date of transfer.
यानी कि the capital assets are set what? The capital assets are considered short-term capital assets. General rule is जब उन्हें 36 मंथ से ज्यादा अपने पास ना रखा जाए. Is that clear, everyone? Yes, sir. यस सर. यानी आप उन एसेट्स को हेल्ड करें, अपने पास रखें, आपने बाय कर लिया. मान लीजिए मेरे पास कुछ शेयर्स हैं. I have some SDFC bank shares, like the different companies I own those shares. Now the question is, if I own those shares, अगर मैं उन्हें बेच देता हूँ, तो उन पे होने वाला प्रॉफिट क्या मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म होगा? उससे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर क्या इक्विटी शेयर्स कैपिटल एसेट्स होते हैं? एग्जैक्टली दे आर, क्योंकि हमने एक्सेप्शन केसेस देख लिए ना, तो हमें पता लगा सब कुछ ही कैपिटल एसेट्स है, बट एक्सेप्शन केसेस 5 को छोड़कर. तो यस, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, डायमंड, सिल्वर के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, दे आर एवरीथिंग. बॉन्ड्स, बोनस शेयर्स, यस दे आर ऑल, दे आर कैपिटल एसेट्स. ये कैपिटल एसेट्स हैं. लेकिन जनरल रूल इज कि इन एसेट्स को आप अगर 36 मंथ्स तक अपने पास रखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं और इन पे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. लेकिन अगर 36 मंथ से ज्यादा रख लिया, इट इज फॉर मोर देन 36 मंथ, एक भी दिन ज्यादा हुआ, दे विल बी कंसिडर्ड व्हाट? क्या मान लिया जाएगा उन्हें? बताइए. लॉन्ग टर्म. Long term. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स. तो दिस इज अ जनरल रूल. जनरल रूल का मतलब एक्सेप्शन केसेस के अलावा हर केस में 36 मंथ्स का टाइम अप्लाई होगा. दिस इज अ जनरल रूल. अब कुछ एक्सेप्शन केसेस में, हमारे टाइम में एक्सेप्शन केसेस कम होते थे, बट दीज एक्सेप्शन, द लिमिट ऑफ द एक्सेप्शन केसेस इज नाउ ब्रॉडेंड. आई मीन ये काफी एक्सटेंड हो चुकी है एक्सेप्शन केसेस. दो तरह के एक्सेप्शन केसेस हैं. एक है 12 मंथ्स वाला एक्सेप्शन केस. एक्सेप्शन केस पार्ट ए. यानी कि अगर आप उन्हें 12 मंथ से ज्यादा रख लेंगे, दे आर सर्टेन एसेट्स, दे आर सर्टेन कैपिटल एसेट्स, जिन्हें अगर आप 12 मंथ से ज्यादा भी रख लेंगे तब भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होंगे. समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्सेप्शन केसेस की 36 मंथ्स वाला टाइम इन जनरल टाइम, यानी 3 साल का टाइम इन जनरल है. लेकिन एक्सेप्शन केसेस में कुछ ऐसी स्पेसिफिक एसेट्स हैं, इफ यू हेल्ड दोज एसेट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट होंगी. समझ आया इस क्लास? यस सर. ठीक है. तो एक्सेप्शन केस पार्ट ए, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन केस पार्ट ए. व्हाट इज दिस? कुछ ऐसे एसेट्स हैं, लेट मी नेम दोज एसेट्स. इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन केस जरूर है, लेकिन ज्यादातर आपको एक्सेप्शन में डील करनी होगी. द वेरी फर्स्ट, इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स तो पक्की बात है एक्सेप्शन केस में. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज. समझ आया क्लास? समझ आया? यस सर. ठीक है. Equity and preference shares which are listed in recognized stock exchange, they are first. Second case, any other securities, any other than equity and preference shares. ध्यान से सुनना, other than any other securities, it means other than equity and preference shares. Any other securities, they have to be listed in stock exchange, listed in stock exchange. वो भी same exception category में आएगी. Now the third case, units of unit trust of India. Units of, it means the unit means particular the unit trust of India in India. This was the first mutual fund of India. It was established in 1964. 64 ही था. ठीक है. Units of UTI, UTI की unit trust of India की जो units हैं, right, एक म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेसिकली, उनके लिए भी टाइम पीरियड 36 मंथ्स नहीं है, उनके लिए कम है. तो 3 केसेस हो गए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स and any other securities, both should be listed in stock exchange. Units of UTI and
अगला यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसको कितने टाइम तक हेल्ड करने पर वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, वो एक्सेप्शन केस पार्ट ए में आएगा। एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली ZCB. Zero coupon bond, I think we all know these the bonds, they do not carry the interest rate. The difference is the price at which you buy and the price you get after the maturity period. ठीक है, they are known as a zero coupon bond. ठीक है, zero coupon bond के केस में भी the time period is not 36 months. This is the part of exception part A. सवाल उठता है कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड होगा इनके लिए? 12 12 months. 12 months, exactly 12 months. यानी कि इन्हें शॉर्ट टर्म तभी कहा जाएगा जब आप इन्हें 12 मंथ से ज्यादा अपने पास ना रखें। 12 मंथ से पहले पहले अगर इन एसेट्स को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, then they will be short term, else they will be considered as long term capital assets. ठीक है बच्चे? Yes? Yes, sir. ठीक है, अब एक्सेप्शन केस पार्ट बी, एक्सेप्शन केस पार्ट बी ये क्या कहता है? एक्सेप्शन केस पार्ट बी ये कहता है कि इन कुछ केसेस में टाइम पीरियड 12 मंथ्स नहीं है ना 36 मंथ्स है, इसमें 24 मंथ्स यानी 2 साल। यानी कुछ एसेट्स के केस में if they are hold, if these assets are held by the SSC for up till 24 months, 24 महीने तक अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 महीने से ज्यादा अगर आपने रख लिया तो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। यस और नो? यस सर। तो दिस इज द एक्सेप्शन केस पार्ट बी। कौन सी एसेट्स हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और एंड दोनों एक ही चीज है, यानी इक्विटी होगा तब भी और प्रेफरेंस होगा तब भी। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रॉब्लम हो गई ना, ये भी यहां पर आ रहा है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये भी यहां पर आ रहा है। बताइए दोनों केसेस में आएगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस या कोई डिफरेंस होगा दोनों में? तो कुछ difference होगा, हाँ जी, कुछ डिफरेंस होगा। अच्छा, ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में एंड दे आर अनलिस्टेड। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हैं, बेसिकली द प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो लिस्टेड नहीं होता, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, आई डू हैव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट, उस कंपनी के शेयर्स यूनिट्स मेरे पास है बट वो लिस्टेड नहीं है, उसका आईपीओ नहीं आया है, ठीक है, तो उसके शेयर्स क्या होंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज के इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे पार्ट बी यानी एक्सेप्शन कैटेगरी नंबर बी, जिस केस में टाइम पीरियड इज 24 मंथ्स नॉट 12 मंथ्स। ठीक है, यस Yes, sir. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग। पहले लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 36 मंथ्स था, बट ये 2017 के बाद इट वाज चेंज, 2017 में इसको चेंज कर दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड अलग होगी तब भी चलेगा, बिल्डिंग होगी तब भी चलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, जैसे मैंने बताया, और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, इसके केस में भी इफ यू ट्रांसफर लैंड, इफ यू ट्रांसफर योर बिल्डिंग, लाइक बिल्डिंग कुड बी हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर कर दिया। कब किया? मैंने 18 महीने में ट्रांसफर कर दिया। इफ आई ट्रांसफर दैट हाउस प्रॉपर्टी विद इन 18 मंथ्स ओनली, बताइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? Short शॉर्ट term. टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर मैंने 25 मंथ्स में कर दिया, बताइए लॉन्ग Long टर्म। term. लॉन्ग। अगर मैंने इक्विटी शेयर्स, एचडीएफसी बैंक के इक्विटी शेयर्स विद इन 13 मंथ्स ट्रांसफर कर दिए, देन इट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली इट इज लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी बोथ, दोनों जगह लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दो केसेस में जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 24 महीने का, 24 मंथ्स। तो इन जनरल 36 मंथ्स, यानी गोल्ड का केस आ जाए, डायमंड का केस आ जाए, सिल्वर का केस आ जाए, 36 मंथ्स। ठीक है, बाकी सारे केसेस के एक्सेप्शन केस 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ठीक है सर
ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो एक एजेंसी है ना जो म्यूचुअल फंड्स में डील करती, तो इन दोनों पॉइंट में यानी कि डिफरेंस क्या हुआ, यानी कि यूनिट्स ऑफ इसको मैं आपको म्यूचुअल फंड। बताता हूँ। दिस द यूनिट ऑफ यूटीआई जो है ना, यूनिट ऑफ यूटीआई, इट वाज देयर इन द पार्ट, इट वाज देयर इन द लॉ अर्लियर। आई मीन जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड को इसको बाद बाद में इंक्लूड किया गया। तो लॉ में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को बाद में इंक्लूड करते हैं ना, तो उसको आप हमेशा सेपरेटली शो करते हैं। यू कैन नॉट इंक्लूड द म्यूचुअल फंड्स ओनली, यू कैन नॉट जस्ट से म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट ऑफ यूटीआई वाज ऑलरेडी देयर इन द लॉ, but the unit of mutual fund, the other private mutual fund or the other type of mutual funds, it was inserted thereafter. तो इसलिए इसको अलग से इंक्लूड किया गया है, ठीक है जी। अच्छा, ओके सर। ओके फाइन। अच्छा दीकांक्षा, was she there in the class earlier? दीकांक्षा, यस सर, मैंने देखा था, अभी अभी उसकी मीटिंग लीव हुई थी। ठीक ठीक, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है, क्लैरिटी है अच्छे से आज हमने क्या किया। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा खुशी भाइया, इंटरेस्ट आ रहा है आज यस सर। पक्का? यस सर, आ रहा है इसमें तो। इसमें आ रहा है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है इसको 1-2 सालों में। पहले तो हम कुछ करते ही नहीं थे इसमें, बस ये करते थे, फिर एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 54 देख लेते थे, वो कर लेते थे, ठीक है। और सर ये एक्सेप्शन का पार्ट ये दे रखा है इसके अंदर, ये दोनों अलग अलग करने की जरूरत, मतलब सिर्फ सिक्योरिटीज लिख के भी तो काम चल सकता था, यानी कि ये पार्ट में ऊपर दे रखे ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस और एनी अदर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में तो आ जाते सर इक्विटी और प्रेफरेंस भी तो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा से थे। अगर आप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का आप देखेंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ओल्ड बुक्स में भी देखेंगे, दे वर ऑलरेडी देयर इन द एक्सेप्शन केस। बाकी सिक्योरिटीज दे वर देयर इन दिस कैटेगरी देयर आफ्टर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना अलग अलग, उनका सीधा सा मतलब है कि वो पॉइंट्स पहले थे कुछ पॉइंट्स, और बाद में इन पॉइंट्स को ऐड किया गया है, ठीक है। लॉ, जितनी भी लॉज को, जितने वट एवर द लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट, या जो भी लॉज को बनाया जाता है, उसमें चीजों को सेपरेटली दिखाया जाता है, और उससे उस लॉ का आपको एक ओरिजिन पता लगता है कि विच पॉइंट कम्स फर्स्ट एंड द अदर पॉइंट वाज इंसर्टेड अर्लियर और देयर आफ्टर। तो इसलिए इन पॉइंट्स को अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, ठीक है। तो किसी और को कोई डाउट, एनीथिंग यहाँ तक अच्छे से समझ आया है तो यस सर, क्लियर। देखते हैं। यस एंड सर। ठीक है, अब हम यस कल सर। को आगे बढ़ाएं, कल वाली क्लास में। यस सर। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया, आई जस्ट गिव यू द क्विक रिकैप, क्योंकि कैपिटल गेन का मुझे लास्ट टाइम हर बार रिकैप देना पड़ा था, स्टूडेंट्स को बार बार कंफ्यूजन होती थी। तो अभी तक हमने कैपिटल गेन देखा क्या होता है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दो, कैपिटल गेन हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होती है, हमने देखा ये कैपिटल एसेट्स होती है। मूवेबल इमूवेबल शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी, बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए स्टार मार्क था यहाँ पर। और किसी FIIs ने अगर if the FII has bought any investment, if they have any investment, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट्स का पार्ट मानेंगे। फिर हमने देखा कि लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर हम एक्सेप्शन केसेस, यानी जिनको कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, वो एक्सेप्शन केसेस हमने यहाँ देखे। ये सब एक्सेप्शन केसेस थे। बट हाँ, ज्वेलरी, ड्राइंग, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग, स्पेशल आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी एक्सेप्शन। इसका भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, इट मीन इनको कैपिटल एसेट माना जाएगा, ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट वी डिड, वी सॉ दिस टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, वी डिफरेंशिएटेड द कैपिटल एसेट्स लाइक दिस, ठीक है। इनको हमने डिफरेंशिएट किया। इन जनरल रूल 36 मंथ्स, लेकिन एक्सेप्शन केसेस 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, ठीक है। यस सर। यस सर। Okay, fine. ठीक है। So I want to start. I mean, we are now going to conclude this class. Divya. दिव्या, आप हो क्लास में? दिव्या नहीं है क्लास में? सर वो शायद उसका लेफ्ट हो गया था बीच में। नहीं, आई थिंक शी इज देयर इन द क्लास।